25 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को बांग्लादेश में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। ईर्ष्या के आरोपों के बाद उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। उसकी हत्या से ठीक पहले के कुछ वीडियोस भी सामने आए, जिनमें एक बड़े दरवाजे के बाहर भीड़ दिख रही है। ये लोग काफी उत्तेजित दिख रहे हैं। कुछ ही सेकंड्स में दरवाजा खुलता है और भीड़ दीपू को अपने साथ ले जाती हुई दिखती है। वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भीड़ उसी फैक्ट्री के सामने जमा है जहां दीपू दास काम करते थे। दीपू दास की हत्या को लेकर भारत ने क्या कहा, दीपू दास के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, उनके बारे में क्या जानकारी सामने आई है, बताएंगे ये सब कुछ आपको इस वीडियो में। बांग्लादेश के मेमनसिंह शहर में गुरुवार रात कथित ईर्ष्या के आरोपों के बाद भीड़ ने दीपू चंद्र दास की पीट पीट कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है। 25 साल के दीपू चंद्र दास हिंदू समुदाय से थे। वो मेमनसिंह में रहते थे और रोजी रोटी के लिए एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो शहर के स्क्वायर मास्टर बाड़ी इलाके में पायनियर निट कंपोजिट फैक्ट्री में कार्यरत थे। बांग्लादेशी बंगाली समाचार पोर्टल वार्ता बाजार के हवाले से स्थानीय और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कथित आरोप फैक्ट्री परिसर और आसपास के इलाकों में तेजी से फैल गए, जिससे तनाव पैदा हुआ। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने दीपू पर हमला बोल दिया और बेरहमी से पीटा। हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। भालुका मॉडल थाना के इंस्पेक्टर अब्दुल मलिक ने बताया कि हत्या के बाद भीड़ ने दीपू दास के शव को ढाका मेमनसिंह हाईवे के किनारे छोड़ दिया। उसमें आग तक लगा दी, जिससे सड़क के दोनों ओर यातायात पूरी तरह ठप हो गया और कई लोग इस बर्बरता का जश्न मनाते नजर आए। दीपू के पिता रविलाल दास ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी सबसे पहले फेसबुक से मिली। वो कहते हैं, पहले सोशल मीडिया पर खबरें सुनने को मिली, फिर किसी ने कहा कि मेरे बेटे को बुरी तरह से पीटा गया। आधे घंटे बाद मेरे चाचा ने आकर कहा कि मेरे बेटे को ले जाकर पेड़ से बांध दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इसके बाद उन पर केरोसिन डालकर आग के हवाले कर दिया गया। जला हुआ शव बाहर ही छोड़ दिया। धड़ अलग से नजर आ रहा था। ये बेहद भयावह था। पिता फिलहाल ये साफ नहीं कर पाए कि भीड़ द्वारा की गई इस हत्या के पीछे कौन कौन लोग थे। जमाते इस्लामी बांग्लादेश या उसका छात्र संगठन छत्र शिविर। उन्होंने कहा कि हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि वो छत्र शिविर थे या नहीं, कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता। लोग बस यही कह रहे हैं। इस घटना के सिलसिले में अब तक कम से कम 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। दीपू दास की इस लिंचिंग ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक, खासकर हिंदुओं की स्थिति पर फिर से ध्यान खींचा है। आम चुनावों से कुछ महीने पहले इस तरह बांग्लादेश में हिंसा कई बड़े सवाल खड़ी करती है। दीपू की हत्या के बाद बांग्लादेशी अधिकारियों ने यह कहा कि भीड़ के दावों को सपोर्ट करने वाला कोई सबूत मिला ही नहीं, यानी उनको इस बात का कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि दीपू ने ईर्ष्या की थी। पुलिस को अभी तक उसके पैगंबर के खिलाफ कुछ गलत कहने का सबूत नहीं मिला है। दीपू की हत्या के वक्त का वीडियो मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। तस्लीमा ने ये लिखा कि दीपू दास को हिंदू विरोधियों ने सीधे उसकी फैक्ट्री से उठा लिया। दीपू ने कोई जुर्म नहीं किया था। अफवाहों के कारण फ्लोर मैनेजर ने उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और पुलिस को बिना बताए दरवाजा खोल दिया। तस्लीमा ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्सव मंडल के मामले में भी यही हुआ था। उत्सव को पुलिस स्टेशन लाया गया था और फिर पुलिस ने खुद ही आखिर में उत्सव को भीड़ के हवाले दिया और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, ये चिंता का सबब है। इस घटना पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बेहद सख्त बयान जारी करते हुए साफ किया कि भारत अपने पड़ोसी देश में हो रही घटनाओं पर मूक दर्शक बनकर नहीं बैठा है। मंत्रालय ने कहा कि भारत बांग्लादेश में विकसित हो रही स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। भारतीय अधिकारियों ने ढाका में अपने समकक्षों से सीधे संपर्क साधकर दीपू चंद्र दास की हत्या पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, हमने बांग्लादेशी अधिकारियों के सामने अल्पसंख्यक पर हो रहे हमलों को लेकर अपनी गहरी चिंताएं व्यक्त की। हमने ये भी आग्रह किया कि दास की बर्बर हत्या के दोषियों को तुरंत पकड़ा जाए, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए। बता दें कि मॉब लिंचिंग की यह घटना शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच हुई, जिससे देश में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले साल के छात्र आंदोलन से जुड़े बांग्लादेश के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद गुरुवार को राजधानी ढाका के कई इलाकों में हिंसा फैल गई थी। ढाका में प्रतिष्ठित अखबार द डेली स्टार का दफ्तर आगजनी में पूरी तरह जल गया। यहां तोड़फोड़ और लूटपाट भी की गई थी। हमलावरों ने दफ्तर में मौजूद लैपटॉप समेत सारा सामान लूट लिया था। इस दौरान पत्रकारों के साथ मारपीट हुई थी। आग लगने के बाद सेना ने छत पर फंसे डेली स्टार के करीब 30 पत्रकारों को स्काई लैडर की मदद से सुरक्षित बचाया था।
ये हिंसा सिर्फ डेली स्टार तक सीमित नहीं रही। प्रथम आलो अखबार के दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई, किताबें जलाई गई और कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई थी। एएफपी की एक रिपोर्ट कहती है कि डेली स्टार और प्रथम आलो बांग्लादेश के सबसे ज्यादा बिकने वाले अखबार हैं। प्रदर्शनकारियों ने इन पर भारत समर्थक होने का आरोप लगाया, जहां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शरण ली हुई है। उस्मान हादी के समर्थक और अलग अलग राजनीतिक और छात्र संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढाका समेत कई जिलों में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और ये लगातार जारी है। भीड़ बड़ी संख्या में भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास के सामने भी जमा हो गई थी। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक वहां भारतीय उच्चायोग पर पत्थरबाजी भी की गई थी। वहीं बात की जाए उस्मान हादी की हत्या के आरोपियों की, तो मुख्य आरोपी फैजल करीम मसूद है। मुख्य संदिग्ध फैजल करीम मसूद को गोली चलाने वाला बताया जा रहा है। उसके साथ आरोपी आलमगीर शेख था। ये दोनों हत्यारे अब भी पकड़ में नहीं आए। ये कहां है इसका पता अभी भी बांग्लादेश पुलिस को नहीं लगा है और पुलिस ने 2 संदिग्धों की फोटो जारी कर 50 लाख टका करीब $42,000 का इनाम रखा है। बांग्लादेश के बाहर ना भाग जाए इसीलिए इन दोनों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। सीमाओं पर अलर्ट है। कुछ खबरों में कहा गया कि उस्मान हादी के शूटर बांग्लादेश छोड़कर भारत भाग गए। हालांकि भारत ने सबूतों के साथ इससे इनकार कर दिया, लेकिन अब ढाका पुलिस ने हकीकत मान ली और ये भी कहा कि उस्मान हादी के हत्यारे बांग्लादेश में ही हैं, इसीलिए सीमा पर अलर्ट है। पिछले शुक्रवार की बात की जाए तो हादी को ढाका की एक मस्जिद से निकलते वक्त गोली मार दी गई थी। गोली उसके सिर में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। 15 दिसंबर को उन्हें एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, लेकिन गुरुवार को सिंगापुर के अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।